नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम द्वितीय 2020 में। इस कोरोना काल में जब जीवन हर तरफ स्थिर बना हुआ है, भारतेंदु नाट्य अकादमी अपने एक नवीन पहल के साथ आप सबके बीच में हाजिर है। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन से भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा रंग समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रंग समागम के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विशेष विभूतियों से जिन्होंने कला साधना के माध्यम से अपना एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। हमारे आज के मेहमान ऐसे ही एक विशेष कलाकार हैं। ये लखनऊ में जन्मे, ये कई वर्षों से फिल्में कर रहे हैं। इन्होंने मुक्काबाज, मसान, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे कई हिट और क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज में अभिनय किया है। ये फिल्मों से पहले थिएटर में भी अभिनय कर चुके हैं। फिल्मों में अभिनय के अलावा ये फिल्मों के लिए संवादों का लेखन भी करते हैं। ये एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी कई सारी मूवीज के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बीच आज हैं श्री श्रीधर दुबे जी। श्रीधर सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम द्वितीय 2020 में। जी नमस्कार सुचित्रा जी, और धन्यवाद, आपने हमें याद किया और इस मंच पर कुछ बोलने का मौका दे रहे हैं आप। सर शुरू में ही आपसे मैं एक लंबा प्रश्न पूछूंगी आज। वो उस प्रश्न के 3 भाग है सर। वो प्रश्न इस तरह से है कि जब हमारे देश के युवा या बच्चे कुछ अनयूजुअल सा करियर चूज करते हैं जैसे अभिनय का, तो उन्हें नॉर्मली 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। वो पहला फेज कि एक समय आता है जब वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि नहीं अब मुझे अभिनय करना है। सेकंड एक चीज रहती है कि क्या उनको मोटिवेट करता है कि मुझे अभिनय करना है, एक मोटिवेशन रहता है, वो मोटिवेशन क्या रहा। और उसके बाद जब आपने डिसाइड किया कि आपको अभिनय करना है तो उसमें क्या चुनौतियां आपने फेस की, इन तीनों के बारे में अगर आप हमें बताएं। जी आपने ये क्वेश्चन मतलब अपने आप में ये पूरा एक कोर्स है जी। ये सबसे बड़ी चुनौती है और हर व्यक्ति इससे गुजरता जरूर है, क्योंकि जैसा कि आपने खुद इसको बांट रखा है 3 स्टेज में कि पहले तो जब आप, जैसे आपने पहला ही शब्द जो यूज किया कि अनयूजुअल आ जाता है तो ऑटोमेटिक सबकी भौवें तन जाती हैं, चाहे वो माता पिता, रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, आपके आसपास का समाज हो। तो ऐसे समय पे तो आप खुद ही अनयूजुअल हो गए हैं, तो अचानक स्पेशल हो जाते हैं। और जैसे स्पेशल होते हैं लोग आपको देखना शुरू करते हैं, आपके बारे में बात करना शुरू करते हैं, और फिर आपके ऊपर बढ़ जाता है परफॉर्मेंस प्रेशर। और आपके करियर से जुड़ा हुआ हो तो करियर मीन्स करेज, साहस। वो अनयूजुअल नहीं है, हर किसी के लिए है। अगर एक व्यक्ति एक ऐसा प्रोफेशन मान लो, उसे परचून की दुकान भी खोलनी है तो भी साहस की जरूरत है। तो मैं मानता हूं कि जहां भी करियर का प्रश्न आता है वो सभी के लिए साहस बहुत जरूरी हो जाता है, करेज बहुत जरूरी हो जाता है। अब समस्या यहाँ आती है जो मैं समझता हूँ, जो कि आपके प्रश्न में 3 पार्ट आपने किया भी है, जैसे चुनौतियां और मोटिवेशन है। तो मैं इन तीनों को जोड़ के ही उत्तर देता हूँ, शायद मैं आपको संतुष्ट कर पाऊँ अपनी बातों से। अपने व्यक्तिगत विचार और अनुभव है कि जब व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन को या किसी भी व्यवसाय को अपनाने की कोशिश करता है, उसको अपना करियर चुनता है, तो जो सबसे पहले करेज चाहिए होता है साहस की, उसके अंदर का साहस कि वो वास्तव में अपना पूरा जीवन उसी कार्य को समर्पित करना चाहता है या नहीं, या यह सिर्फ एक विचार है जो किसी से प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस होकर या आसपास की सोसाइटी में देखकर आ गया है। अगर वो यूजुअल है तो मोस्टली क्या होता है कि उसको समझाने के लिए, विचार विमर्श के लिए अपने माता पिता मिल जाते हैं, दोस्त यार मिल जाते हैं जिनको उसके बारे में जानकारी होती है। माता पिता कुछ ऐसे लोगों को प्रोवाइड कराते हैं जो उसके विशेषज्ञ हो, जिन्हें उसके बारे में जानकारी हो, या वो उस कारोबार में या उस व्यवसाय में या उस करियर में हो। पर अब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं अनयूजुअल वाली चीजों में, जिसमें मैं चूंकि अभिनय फील्ड से हूं तो मैं इसी फील्ड की बात करूंगा कि जैसे ही आप अभिनय को अपना प्रोफेशन चुनना चाहते हैं तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि आपके दोस्त यार, खानदान, खासकर उत्तर भारत में, और उत्तर भारत या क्या कहें कोई भी ऐसा शहर जो बहुत ही छोटा या इस तरह का शहर है जहाँ बहुत ज्यादा कल्चरल एक्टिविटी या इन सब चीजों पे फोकस नहीं किया जाता है, वहां पे आपको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है, जिससे हम भी गुजरे हैं और बहुत लोग गुजरे होंगे।
तो ऐसे वक्त पे क्या होता है कि आपके पास गाइडेंस के लिए कोई होता नहीं है, और माँ बाप वहां पे सबसे पहले यही सामने कहते हैं कि यार इसमें क्यों जा रहा है, इसमें तो कोई है भी नहीं, कौन तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा, कौन तुम्हें राह दिखाएगा, कौन तुम्हें गाइड करेगा, तुम खामखा कंफ्यूज होगे, साल 2 साल तुम्हारा बर्बाद होगा, उसके बाद तुम नौकरी चाकरी लायक भी नहीं रह जाओगे, पढ़ाई लिखाई भी छूट जाएगी, तो भैया ऐसी लाइन में नहीं जाना। वहीं पे सबसे पहले समझते हैं हमारे माता पिता हमारे दुश्मन हो गए, लेकिन नहीं है ऐसा, वो ज्ञान का अभाव है, उनको नहीं पता है कि हम अपने बच्चे को रास्ता कैसे दें। पर हम चूंकि उसमें जाना चाहते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं खुद ही रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहां से शुरू होता है दूसरा जो चैप्टर आपने कहा कि मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस। अब आपको दिखाना पड़ता है कि आपको किसने मोटिवेट किया। ये भी आता है आपके माता पिता की बातों से। बात खुद कहती है कि अरे किसको देख के ये सीख रहा है, कौन इसको बिगाड़ रहा है, किसने इसको इधर की तरफ ढकेल दिया, अच्छा खासा तो पढ़ाई में था, ये कहाँ से नाटक वाटक में घुस गया। तो वो आपको भी लगने लगता है ये कहाँ, कैसे, कब, क्यों। जो 5W है वो आपके साथ काम करना शुरू करते हैं। यार मैं क्यों कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, कब से मेरे मन में था, हाँ कहाँ से मेरे मन में आया, कैसे मुझे करना है। तो वो जब सारी चीजें आपके साथ होने लगती हैं तो आपके जवाब खुद आपके सामने आने लगते हैं, स्वतः आने लगते हैं। फिर रास्ते भी दिखना शुरू हो जाते हैं। किसी को ज्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है, लेकिन जहां चाह वहां राह, अपनी राह पाना शुरू करते हैं। अब तीसरी जो सबसे बड़ी बात आपने बोली, चुनौती, डिफिकल्टीज, वो आती है। चुनौतियां कई प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी जो पर्सनल चुनौती है, पर्सनल चुनौती इन द सेंस कि मान लीजिए आप 19 साल के हैं, 19 साल तक आपको यही नहीं पता चला कि आप कलाकार बनना चाहते थे। आपके माता पिता ने आपको साइंस साइड से पढ़ने को कह दिया या कॉमर्स साइड से पढ़ने को कह दिया, आप पढ़ रहे थे और आपके अंदर कलाकार था, आपको हिंदी बहुत पसंद था, साहित्य बहुत पढ़ते थे आप, आपको कहानियां पसंद है, उपन्यास पसंद है। लेकिन चूंकि जैसे ही आप कहानी की किताब के साथ पकड़े गए, 2 थप्पड़ पड़े कि तू बैठ के कहानी पढ़ रहा है कोर्स छोड़ के, तो आपको डर लगने लगा कि चोरी वाला काम है, ये कहानियां या उपन्यास जो ये सब पढ़ना, ये धीरे चोरी से पढ़ना या फिर गर्मी की छुट्टियों में पढ़ना, ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो 19 साल तक जिस चीज को आपने बिल्कुल उधर किनारे दरकिनार करके रखा था, जिसको आप बहुत बचे हुए समय को देते थे आप अपने सारे समय से, अचानक आप सोचते हैं कि अब मैं इस विधा को अपनाऊंगा, यही मेरा व्यवसाय बनेगा। तो सबसे पहली चुनौती तो आपके ऊपर ही आ जाती है कि आप खुद प्रिपेयर नहीं होते हैं, न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से। तो वहां पे आप उससे फाइट कर रहे होते हैं। सेकंड चुनौती आती है जो आपके माता पिता, जिन्होंने कभी इस करियर को अपना माना ही नहीं, जिन्होंने देखा ही नहीं, या रिश्तेदार, उनको लगने लगता है कि अपनी आजीविका कैसे करेगा, कैसे कमाएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इसमें कैसे होता है। उन्होंने सुना तो है कि बड़े बड़े लोग, कलाकार जो है करोड़पति होते हैं, पर उन्हें लगता है कि ये तो सब ऊपर से आते होंगे, तो भगवान जी के भेजे हुए लोग हैं, या हम जैसे घर में थोड़े पैदा होते हैं, या हम लकी थोड़े ना कि हमारे घर से कोई ऐसा पैदा हो जाएगा। तो वो चुनौतियां आपके सामने आती हैं। फिर आते रिश्तेदार, वो तो बहुत ही मजेदार होते हैं। वो तो सबसे पहले कहते हैं, क्यों, सुना है तू कलाकार बनने वाला है, हाँ चल भाई कुछ करके, चल मैं देखूं तेरे अंदर कितनी कला है, चल मुझे हंसा दे तू, अगर तू मुझे हंसा दिया तो मैं जान जाऊंगा, मौसी से मैं बात कर लूंगा कि हाँ मौसी ये कलाकार है, चल हंसा मुझे। उसी में कोई कहे नहीं नहीं तू रुला दे, अच्छा एक काम कर, तुझे किसी के फिल्म का डायलॉग याद है, अच्छा तेरा फेवरेट हीरो कौन है, चल उसका कोई डायलॉग सुना। तो आपको ये भी चुनौती लगने लगती है, क्योंकि आप बड़े झेप से होते हो, आपको समझ नहीं आता कि आप इससे कैसे निकले। फिर आप किसी तरह उन सबको समझा बुझा के किसी तरह आप कोई रास्ता पकड़ते हैं। तो जो सबसे बड़ी चुनौती जो मैं मानता हूं सबसे ज्यादा आती है कि जिस उम्र में आपने फैसला किया है इस प्रोफेशन को अपनाने का, उस वक्त पे जो समय आपकी जिंदगी का सबसे पीक टाइम माना जाता है, सबसे कहते हैं ना कि बहुमूल्य समय, यानी आपकी जवानी, आप युवा हैं, जोश है आप में और आप में ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां महारत हासिल करेंगे। तो आप उस वक्त एक ऐसे क्षेत्र को चुनते हैं और इतने सारे वायरस को लेकर आप जब साथ में चल रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि एक दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन आपके सारे वायरस आप पर हावी हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैंने कहीं ये डिसीजन गलत तो नहीं लिया, ऐसा तो नहीं कि मैं वास्तव में ग्लैमर से प्रभावित होकर आ गया, या वास्तव में मेरे अंदर कोई कलाकार है ही नहीं। मुझे ऐसा गुमान होने लगा था, गलतफहमी हुई कि मैं कलाकार हूं, पर मैं हूं ही नहीं। और जब ये आपके अंदर क्वेश्चन आना शुरू होते हैं तो आपका घटन होता है, जिसे विघटन कहते हैं। आप टूटने लगते हैं, आपको संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जिनसे बात करने जाएंगे, जो आपको संभालेंगे, वो आपसे कहते हैं मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें तो बड़ा गलत डिसीजन लेके, कोई नहीं सुबह का भूला शाम को लौटा है, घर कोई भूला नहीं कहता, तू आ जा।
एक काम कर, तेरी नौकरी वाली उम्र तो चली गई, तो एक काम कर, सीमेंट गिट्टी और मोरंग की बड़ी खपत है इस समय, बहुत इस समय सारी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आज हम मोरंग गिट्टी की दुकान खोल लेते हैं साथ में। या एक काम कर, मेरा एक दोस्त है वो इसका प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, उसके साथ लग ले। या एक काम कर, ट्रांसपोर्ट में आएगा क्या, ट्रांसपोर्ट नगर पे उधर बहुत चल रहा है इस समय काम। तो वो आपको, उसकी गलती नहीं है, वो आपको सराह रहा है, लेकिन वो मोटिवेट कर रहा है दूसरे वे में, क्योंकि उसको नहीं पता इधर कैसे मोटिवेट कर। और इधर जो आपने सफर, अधकचरा सफर जिसे कहते हैं, जो आपने तय किया है, उसमें आपके कुछ ऐसे मित्र यार बन नहीं पाते जो आपको सही में गाइडेंस कर सके। मान लीजिए आपने किसी दोस्त से बात की तो कहेगा अरे मुझे क्या पता यार, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ मुझे मालूम है बनना जाता है। तो जो समय ये है, ये बहुत ही चुनौती भरा होता है, इसको पार करना ये सबसे कठिन होता है। और जो इसको पार कर लेता है इस समय को, फिर तो आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप आनंद प्राप्त होने लगता है, आपको रस आने लगता है, आपको समझ में आ जाता है कि जीवन किस लिए बना है। और मुझे लगता है कि सुचित्रा जी, ये चुनौतियां जो है ना, यही बताती भी है, यही आपको तपाती हैं। बेसिकली कहते हैं ना कि सोना तप के ही निखरता है, तो यही है जहाँ पे आप तपते हो और चुनौतियों को जब आप फेस करके निकलते हो बाहर, तब आपका रंग निकलता है जी। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये जो उम्र है सब में आती है, सब लोग हैं, और बड़ा जरूरी होता है कि जो मैं अब इसका जो मैंने इसका विश्लेषण किया, इसका अगर निष्कर्ष देना हो तो मैं ये कहूंगा कि सारी चुनौतियां आपकी खुद की बनाई हुई होती हैं, उनको तोड़ते भी आप हो, आप ही अपने गुरु होते हो, आप स्वयं दिशा निर्धारित करते हो, अपने आप को आप सहेज कर, समेट कर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हो जिधर आपको जाना है, जिस मंजिल को आप पाना चाह रहे हैं। कोई और आपको गाइड नहीं कर सकता उस वक्त पे, जब तक आप खुद अंदर से डिसाइड न कर लें कि आपको बनना क्या। जी बिल्कुल सर। इस क्वेश्चन में एक पार्ट ये भी था कि वो कौन सा वक्त था आपको जब लगा कि नहीं आपको अभिनय करना है? क्या आप बचपन से ही जानते थे कि आप कुछ और पढ़ाई कर रहे थे और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि नहीं अब मैं अभिनय की तरफ जाऊं? जी, मैंने जो बातें की उसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं वही 19 साल की आप बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले आप क्या कर रहे थे? आप साइंस पढ़ रहे थे, तो मैं वो पूछना चाहती हूँ कि वो क्या हुआ लाइफ में कि साइंस पढ़ते पढ़ते 19 साल की उम्र में आपको ऐसा लगा कि नहीं अब मुझे अभिनय करना? वो घटना क्या रही? तो मैं जिस जगह से आता हूँ, मेरी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मेरे माता पिता गोरखपुर साइड से हैं और मेरी पैदाइश बनारस की है, और लखनऊ मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया था 1991 में। तो उसके पहले हम लोग झांसी वगैरह सब रह के आए, क्योंकि मेरे फादर उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम में है थे, मतलब अब वो नहीं है दुनिया में। तो बेसिकली क्या था कि ट्रांसफर होता रहता था। जब लखनऊ मेरे पिताजी आए तो लखनऊ उनको बहुत पसंद आ गया, शहर बहुत अच्छा था, उन्हें प्यार हो गया, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरा भले ट्रांसफर हो जाए, मेरे बच्चे अब कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं रह पढ़ाई लिखाई आगे की कंप्लीट करेंगे। तो 91 के तकरीबन जब आए तो वही 5th में थे, 5वीं कक्षा में थे, और तब तक हमारे यहाँ गणित और विज्ञान इसी को महान माना जाता था। ये तो विषय है जिसपे अगर आपने महारत हासिल कर ली तो फिर तो आपका बच्चा पढ़ने में तेज है। आप किसी रिश्तेदार के घर भी जाए तो वो सवाल गणित और विज्ञान का ही होता था। तो मैं भी उसी तरफ पढ़ रहा था, पर 6ठी 7वीं से क्या होता है कि आपकी कोर्स बदलते हैं, जिसमें आपके हिंदी का थोड़ा सा, और हिंदी को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें गद्य पद्य ये सब आ जाते हैं, और संस्कृत आ जाती है, और उसके बाद क्या कहते हैं इतिहास भूगोल बन जाता है, नागरिक शास्त्र आ जाते हैं। तो मैंने भी देखा, मैंने महसूस किया कि मुझे इतिहास भूगोल या फिर हिंदी पढ़ने में बड़ा मजा आता है। संस्कृत आपको पढ़ाते थे, कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाता था तो बहुत मजा आता था पढ़ने में। तो नैतिक शिक्षा होती थी, वो पढ़ने में बड़ा मजा आता था। पर साइंस वाइंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, पर ये बात मैं अपने पिता से कह नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि जो रिजल्ट है वो सब बता देता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे रिजल्ट में नंबर धीरे धीरे गणित में कम होते चले गए और विज्ञान में भी कम होते चले गए। तो मेरे पिताजी को लग गया, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कोशिश भरपूर की कि ये आदमी जो है इसी से पढ़े। तो 8वीं तक उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब देखा कि 3 साल से लगातार इसके नंबर इन 2 विषयों में गिर रहे हैं और बाकी विषयों से संभाल के 2nd डिवीजन या 1st डिवीजन हो जाता है, तो उनको लगा कि लड़का ठीक है पढ़ने में, शायद इसमें इसका दिमाग लग नहीं रहा है, या फिर इसको ट्यूशन की जरूरत है। और एक काम करते हैं, आगे इसको इससे हटा के सीधा कॉमर्स में डालते हैं, वहां ठीक है, थोड़ी गणित है
और बेइज्जती भी नहीं होगी कि आर्ट साइड से पढ़ा रहे हैं इसको। और हमें हमेशा ताना दिया जाता था, हमारे यहाँ ये था कि आर्ट साइड से पढ़ने का मतलब आप लड़की हो, लड़की ही आर्ट साइड से पढ़ती है, बाकी लड़के तो गणित और विज्ञान से ही पढ़ते हैं। मैं उसी घर से आता था। तो अब क्या हुआ कि पिताजी ने 9th में मुझे कॉमर्स पकड़ा दी। मैं रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज बाबूगंज लखनऊ में पढ़ता था, और अब मैं कॉमर्स में चला गया, कॉमर्स पढ़ने लगा, पर रुझान जो था वो इधर ही था। अब उसमें क्या हुआ कि जो 9th की हिंदी थी वो बड़ी सामान्य हिंदी थी, जो कॉमर्स और साइंस की हिंदी बराबर चलती थी, एक जैसी। और जो आर्ट साइड से थे उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत सारी कहानियां अलग थी। तो मेरे बगल में ही क्लास लगती थी आर्ट साइड वालों की, तो मैं उनकी किताबें पढ़ता था, तो बड़ा मजा आता था, एक से एक कहानियां पढ़ने को मिल रही। मतलब 9th के सिलेबस में आपके भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, ये सब लोग होते थे बाकायदा। तो उस वक्त मैं इनको जानता नहीं था, मुझे इनकी जीवनी से मतलब नहीं होता था, मुझे इनकी कहानियों से मतलब होता था। तो मुझे बड़ा मजा आता था, पर तब तक ये नहीं पता था कि मुझे बनना क्या है। इंटर में आते आते मैं KKV पहुंचा, और वहां तक मेरे फादर ने डिसाइड कर लिया था कि इसे बनना क्या है। और उन्होंने कहा था कि सुनो, जैसे तुम्हारा इंटर कंप्लीट होगा, तुम कॉमर्स से ग्रेजुएशन करोगे, बीकॉम करोगे, और CA साहब है हमारे यहाँ हजरतगंज में, उनका ऑफिस था। बोले CA साहब को क्या तुम प्रैक्टिस पे लग जाओगे, शाम को 2 घंटा बैठोगे प्रैक्टिस करोगे। तो मैं समझ नहीं पाया क्या है, इस तरह से पापा ने कर लिया। कहीं नहीं, तुम्हारा जो जुगाड़ कर दिया, जब तक तुम बीकॉम करके निकलोगे और CA तुम कर रहे होगे तब तक तुम्हारा करियर सेट है, तुम CA बन जाओगे। तो पिताजी को इतना कॉन्फिडेंस को लेकर के उन्होंने उसी हिसाब से प्लान कर दिया। और पिताजी मुझे मिलाने भी ले गए एक CA साहब से, जिनको उन्होंने चूज किया था, जो उनके ऑफिस में। और मेरे फादर CA से बड़े इन्फ्लुएंस थे, उनके जीवन में जो सबसे बड़ा मतलब पोस्ट है वो CA का था। और वो मुझे बाद में समझ में आया कि क्यों ऐसा था, तो वो मैं बताऊंगा, बड़ी रोचक कथा है ये भी। तो मैं वहां पहुंचा तो देखा कि जैसे एक वकील का केबिन होता है कि चारों तरफ उस बहुत सारी किताबें लगी होती हैं और एक चैम्बर होता है, तो CA साहब का भी जो वो था चैम्बर, वो ऐसा ही था। चारों तरफ बड़ी मोटी मोटी किताबें, और 3-4 वर्कर बाहर बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम चल रहा है। और तब नया नया कंप्यूटर आया था हमारे समय में, मतलब AC में रखा जाता था कंप्यूटर, आपको चप्पल बाहर निकाल के, जूते बाहर निकाल के जाने होते थे। वो दौर था जब हम नया नया कंप्यूटर सीख रहे थे, कोई मैडम सुंदर सी आके सिखाती थी, खुशबूदार मैडम, है ना। तो वो जमाना था। तो अब वहां पे पहुंचे तो पिताजी, मुझे बहुत चिल्ड AC थी, पापा ने कहा देखो ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसी AC में रहोगे, बढ़िया कंप्यूटर पे काम करोगे, इज्जत बढ़ेगी, अंग्रेजी देखो सारी किताबें अंग्रेजी की है। वो पिताजी ने मुझे बहुत कोशिश की कि मैं उसमें लालच में आऊं, पर मैं नहीं आया। मैंने एक व्यक्ति देखा जिससे वो मिलाने गए, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, अब अस्थाना जी करके थे। तो बेसिकली उनको शायद साइनस की प्रॉब्लम थी, उनकी नाक बह रही थी, वो बार बार नाक पोंछ रहे थे और कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आइए पंडित जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। यही है बालक? कहें हाँ हाँ ठीक है बेटा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कुछ मुझसे बही खाते की 1-2 क्वेश्चन पूछे। अच्छा ये बताओ, अगर 200 रुपए का फर्नीचर आया, ये इतने रुपए का हुआ, तो उसको किधर डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? वो सब लायबिलिटी और एसेट वाले क्वेश्चन थे, उन्होंने मुझसे पूछे। अच्छा डेप्रिसिएशन अकाउंट बताओ क्या होता है, सब दुनिया भर के सवाल। मेरा इंटरव्यू हुआ, बड़ा ही शाई नेचर का फील कर रहा था। वहां से चला आया, थोड़ा बहुत बताया बताया, हलक जो है आवाज ही नहीं निकली। करता रहा 2-3 बार, फिर कुछ बोला तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है ठीक है। पिताजी कहें देखो तुम बताए सब सही हो, पर क्या ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस यार मैं देखता हूँ, तुम बड़ा यार पता नहीं कैसे एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं पापा, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करता था, बड़े आदमी थे ना वो, रिस्पेक्ट था। तो मेरे फादर ने एक बात बोली, जो घटना घट चुकी थी 3 साल पहले, पर उन्हें याद थी। एक्चुअल में क्या था कि 26 जनवरी का टाइम था, और मैं अपने स्कूल न जाके उस दिन पापा के साथ उनके ऑफिस चला गया था, झंडारोहण में, क्योंकि मैं गुस्सा था अपने स्कूल से। NCC में मुझे परेड में नहीं लिया गया था, मुझे निकाल दिया गया था हाइट कम होने की वजह से, राजपथ दिल्ली परेड में। तो मैं मारे गुस्सा गया, अपने स्कूल नहीं गया कि मैं इस बार झंडारोहण जो है अपने स्कूल में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं NCC में था और मैं इसीलिए था कि मुझे परेड करने को मिलेगी दिल्ली की, पर हाइट की वजह से निकाल दिया गया। तो फादर मुझे उठा के अपने यहाँ ले गए ऑफिस की ध्वजारोहण में। आपको आज बहुत जरूरी होता है कि आप किसी न किसी झंडे के सामने सलामी दे या फिर आप खड़े रहे, ये बहुत जरूरी होता है, ये एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तुम नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ते हो क्या? मेरे फादर, आपको बता रहे, फेवरेट सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र, तो वो तुरंत अधिकार और कर्तव्य सिखाना शुरू कर। तो मैं पहुंचा उनके यहाँ। अब हुआ क्या कि MD साहब थे, CM सिंह करके MD थे वहां पे,
तो वो बड़े प्यारे इंसान थे पापा के एमडी साहब। तो वो क्या था कि सारे स्टाफ से उन्होंने अनुरोध किया कि जितने भी बच्चे आए हैं सबके साथ सभी लोग आ जाए यहाँ पे और वो लोग राष्ट्रगान करेंगे। तो मेरे पापा भी मुझे कह रहे जाओ 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 जाओ, पुश कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, अरे पापा पागल हो गया, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाओ जाओ। मैं बहुत ही शाई नेचर का था और मेरे लिए ऐसा था कि मैं कैसे चला जाऊं सामने, कहना जाओ जाओ जाओ। पापा बहुत कोशिश करते रहे और मैं नहीं जा पाया। फिर मेरे फादर कुछ बोले नहीं, सारे बच्चों राष्ट्रगान किया। घर पे आए तो मुझसे बोले तुम राष्ट्रगान सुनाओ, तुम्हें याद है कि नहीं है? मैंने सुनाया। यार तुम फिर गए क्यों नहीं? तो मैंने पापा मुझे अच्छा नहीं लगता। वो घटना का जिक्र उन्होंने 3 साल बाद किया। बोले मैं तुमको, मेरे घर के नाम से बोले, ढोलू नाम है मेरे घर का, बोले तुमको मैं बहुत दिन से तुम्हारे ऊपर निगाह रखे हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो है नहीं। तुम बहुत ही उस तरह के हो और तुमको 4 आदमी के सामने बोलना पड़ जाए तो तुम बोल नहीं पाते। तुम्हारी सारी बोली जो है घर वालों के सामने निकलती है। और ये कह के उन्होंने कहा कि मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, मैं बचपन से बहुत बात वो था, मुझे वक्ता टाइप का था और मैं नेता बना। पापा ने अपने सपने बताना शुरू कर दिए कि मैं ये बनना चाहता था, वो बनना चाहता था, मेरी मजबूरी थी। पर पता नहीं तुम मेरे घर में कैसे पैदा हो गए इस तरह के कि तुम नहीं बोल पाते हो। तो मैंने उस दिन अपने आप को ऑब्जर्व किया और मैंने पाया सुचित्रा जी कि ये वास्तविक बात है कि मैं बहुत ही शाई और बहुत ही संकोची स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं अगर मुझे जो चीज आती भी है और मैंने महसूस किया कि अगर मुझे कोई पीटी कराने के लिए भी आगे की तरफ कर दे तो मैं शर्माता था। मुझे लगता था कि आप मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं और मैं अपने हाथ कहाँ रखूं, मैं जेब में डालूं कि पीछे रखूं, या मैं सीधे खड़ा रहूं या पैर फैला के खड़ा रहूं, मैं गर्दन ऊपर रखूं नीचे। मुझे लगता था जैसे शिवरिंग सी एक ऐसा फील आने लगता था। तो वो चीज मेरे समझ में नहीं आई कि यार ये है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है। लेकिन पिताजी के कहने की वजह से मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। इसी समय मैं केकेसी पहुंच गया, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर है। और वहां मैंने एनसीसी के साथ साथ एनएसएस ज्वाइन किया। डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी थे और उनके तत्वाधान में मैंने एनएसएस ज्वाइन किया। पर दिमाग में जो बातें जो पापा की थी वो चल रही थी, लेकिन वो मुझे याद नहीं थी कि वो मेरे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, ये मुझे नहीं पता। एनएसएस में शुरुआत हुई, पोलियो उस समय प्रतिरक्षण अभियान चल रहा था, पल्स पोलियो का, वो सब आपको करना था, मैं वो सब कर रहा था। उसी समय एनएसएस के माध्यम से वाद विवाद प्रतियोगिता आपकी एक ऑर्गेनाइज हुई जिसमें हर स्कूल भाग ले रहे थे। नवयुग कॉलेज, केकेसी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, नेशनल कॉलेज, डीएवी, विद्यांत, सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे। एनएसएस के ही छात्र थे ये और लखनऊ यूनिवर्सिटी में होना था। तो उसकी तैयारी करने के लिए ये हुआ कि पहले सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि केकेसी के अंदर ही देख लिया जाए। मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि समझ में आएगा कि मैं इस समय 17 साल का हो गया हूँ और ग्रेजुएशन में आ गया और मुझे अभी तक यही नहीं पता मुझे करना क्या है। हाँ, तो वो ये हुआ कि पहले ये देखा जाए कि क्लास स्कूल से कौन बच्चा अच्छा है, कॉलेज से कौन बच्चा अच्छा है, जिसको आगे भेजा जाए डिबेट के लिए। तो चुनाव होना था, मैं भी गया। वाद विवाद प्रतियोगिता है। मेरा जाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं अपने अंदर के जो जो एक संकोच है, जो स्टेज फियर जिसे कहते हैं, वो खत्म कर सकूं, इसके लिए जाना चाह रहा था। और मैं गया उसमें भाग लेने। तत्क्षण भाषण था। तत्क्षण भाषण में क्या होता है कि आपको तुरंत का तुरंत टॉपिक दिया जाता है। ऐसे इतना बड़ा वो रखा था, एक बॉटल टाइप का, मतलब डब्बा था जिसमें आप हाथ डालेंगे और एक पर्ची निकालेंगे और उस पर्ची पे आपको बोलना है। और मैं सिर्फ अपने आप से बदला लेने के लिए अपने आप को, एक होता है ना कि आज 50 बच्चों के सामने अपने आप को मैं बेइज्जत करूंगा, आज मैं पहुंचता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं बोलूंगा। तो मैं गया और उसमें निकल के आया। जो वो था, क्या कहते हैं कि टॉपिक मुझे आज भी याद है। अचानक से उस समय बहुत चल रहा था क्योंकि 99 हो चुका था कारगिल। तो वो था कि उग्रवाद और आतंकवाद के बीच समानता और असमानता। अब टॉपिक बड़ा अजीब सा था आपके लिए, मतलब मैं इस पे बहुत ज्यादा जानता भी नहीं था। और उग्रवाद और आतंकवाद ये था कि वहां मेरे पिताजी काम आए, जैसे वो बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह पढ़ते थे। तो एक बार उन्होंने मुझे उग्रवादी, माओवादी, आतंकवादी और ये जो वादी थे, तो मुझे तो हर कोई एक जैसा ही लगता था। तो उन्होंने तो उसका एक फर्क एक बार मुझे समझाया था, वो मेरे दिमाग में कुछ चीजें रह गई थी और मैंने बोलना शुरू किया। तत्क्षण था तो आपको ज्यादा जज भी नहीं किया जाता है क्योंकि आप उस वक्त क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो होता है आपने शब्दकोश कैसे निकाले।
और मुझे नहीं पता वो कैसा था स्पीच, पूरा पसीने से तरबतर था। 10-15 मिनट की स्पीच थी और मैं बोलता चला गया। और ये मुझे याद है कि जज लोगों ने कहा बस 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 टाइम इज ओवर। तो मैंने तो मैं नीचे उतरा और बाद में मैं उसमें प्राइज जीता और मुझे एक किताब दिया डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी ने, जो मेरे पास आज भी रखी, जिसपे लिखा था आगे बढ़ो बढ़ते रहो। अच्छा। उनकी बुक थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और मेरी जिंदगी का मैं ऐसा स्टूडेंट रहा ही नहीं कि मेरे घर में कोई मेडल या वो रहा हो ट्रॉफी, कभी नहीं, कुछ नहीं था। मैं जीवन में कुछ उखाड़ा ही नहीं, कहीं से कुछ मिला ही नहीं था मुझे आज तक। मैं जहां जाता था वहीं पे फेल हो जाता था। एनसीसी में गया तो वहां मुझे परेड में से निकाल दिया गया। एनएसएस में आया था तो पहला ये एक तरीके से मेरे लिए एक बड़ी चीज थी, एक किताब मुझे मिली और मैं बड़ा खुश, उस पर सर ने अपने सिग्नेचर करके दिए थे और मुझे लगा मैं इसका क्या करूं। वही मेरे लिए प्रमाण पत्र था, तो मैं उसकी फोटोकॉपी करा के घर पे लेमिनेट करके तुरंत दिखाने। हाँ, तो मेरे पापा को बिलीव ही नहीं हुआ। तो वो भाषण, हमने कहा हाँ ऐसा था। फादर का चल बात कर रहा है ये और भाषण देगा, राष्ट्रगान तो नहीं पाता है कोई बता रहा है। तो मेरे लिए ये था कि बड़ा सरप्राइजिंग, यार ये कैसे इस तरह से कह रहे हैं, इनको नहीं पता चल रहा है। और उसके बाद जो मैंने कॉन्फिडेंस कहाँ से खुला मैं नहीं जानता। मैंने जितने प्रोग्राम थे क्या कहते हैं कि इसके कॉलेज के जो भी होते थे उन सब में पार्टिसिपेट करता था, पर अभी तक मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना, कहीं नहीं। अब मैंने एक डायरी अपनी देखी जो हाई स्कूल की डायरी थी, जो मेरे हाथ लग गई, जिसमें मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि मैं बड़ा होकर मीडिया में जाना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसा क्या था, मीडिया क्लियर नहीं था। मैं लिखा आर्मी में जाना चाहता हूँ। उसके बाद हाई स्कूल की डायरी जो बाद में मिलती है मुझे, और ये वैसी वाली जब रात में आप 3 बजे भोर में वो लगाते हो ना गणित के सवाल, आप समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन जागना है, नहीं तो मम्मी चेक करेगी कि तुम उठे हो कि नहीं उठे हो। हाई स्कूल है तो आप कुछ गोते रहते हो ना कहीं पे, तो वो दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु आंखें, है ना, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, बातें, है ना, तो इस तरह की चीजें उस पर लिखी हुई थी। तो वो हाथ मेरे लगी तो मुझे याद है, शिट यार ये क्या लिखा है इसमें, कहीं सीए तो लिखा नहीं है, और मुझे तो पापा सीए बनना है। अब अचानक से ये दिमाग में आया, और ये सेकेंड ईयर चल रहा है, और दिमाग में आया कि अरे यार ये तो गलत है यार, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं तो कुछ और बनना चाहता हूँ। अब मैंने अपने आप को तलाशना शुरू किया। इधर इत्तेफाक ये था कि एनसीसी परेड करने की जो जिद थी वो मुझे ले गई क्रिश्चियन कॉलेज, क्योंकि अपने नेवी नहीं था, और किसी ने कहा कि अगर नेवल से आप एनसीसी लेते हो तो वहाँ हाइट जो है, अच्छा मेरी हाइट बहुत कम थी। मेरी हाइट आपको जान, लोग कहते हैं कि हाइट बढ़ने की जो समय होता है, लोग कहते हैं कि शायद 8 साल से 16 साल आई थिंक होता है हाइट बढ़ने का। और मैं ऐसा लड़का था जो 20 साल तक 5 फीट 3 इंच का था, और अचानक मैं 5 इंच बढ़ा 21 साल के बाद, पता नहीं कैसे था। हाँ सच में ये मैं उसमें था, ग्रेजुएशन में था जब केकेसी में भी, तो टाई लगा के जाता। तो मुझे कई बार याद है कि अपने आप होता ना नियम की, बस में आप पैसे नहीं दोगे, आप स्टाफ बोलोगे, तो बस चलती अपने से ये वाली सरकारी, तो हम लोग स्टाफ बोल के निकलते, तो देखता था भाई जब कॉलेज में जाना तो करना, अभी तो तुम छोटे हो, बच्चे हो। मैंने कहा अरे तो विश्वास नहीं करते, इतनी कम हाइट थी मैं। ज्वाइन कर लिया, नेवी ज्वाइन किया क्रिश्चियन कॉलेज से एनसीसी में। तो वो चल रहा था, इधर एनएसएस चल रहा है, और मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो मुझे सबसे ज्यादा जो एक व्यक्ति योग्य लगे जिनसे मैं पूछ सकता था वो डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी थे, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे थे जिनके सामने मैं पहली बार खुला था, ओपन हुआ था। वो जियोलॉजी के प्रोफेसर थे और एनएसएस देखते थे। अब तो इस समय उत्तर प्रदेश के हेड हैं वो। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनूं, मैं क्या करूं। तो बोले तुम्हारा मन किस में है। मैंने कहा मुझे नहीं पता सर, बट इतना पता है सीए नहीं बनना सर, वो बहुत किताबें हैं, वो नहीं बनना, मेरे पिताजी वो कह रहे हैं। तो बोले फिर तुम क्या करना चाहते हो तुम, अच्छा अपने आप से पूछो। तो बोला मैंने कहा सर आर्मी में जाना चाहता हूँ। तो बोले बिल्कुल 1-2 बार जाओ, बुचड़ी ग्राउंड में सब भर्ती वर्ती होती रहती है, देखो खुद पता चलेगा तुम्हें। पहुंचा मैं वहां पे, जब दौड़ा तो मैं इतना पीछे रह गया कि मुझे समझ में आ गया कि बॉस ये तुम्हारे बस की बात नहीं है ये और हाइट भी कम थी, और पहले ही मतलब मैं उसमें निकल ही गया कि तुम यहाँ कहीं बैठोगे नहीं। दौड़ तो मैं ऐसे ही गया था कि हाइट तो बाद में नाप लेगा, पहले दौड़ जाओ, तब दौड़ो, जो दौड़ निकाल के आएगा उसका नापेगा। तो पता चला मैं दौड़ में भी पीछे रह गया। जो वहां पे लड़के थे उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि यार तू क्या करेगा, मान लो प्रैक्टिस करके आए हुए तो हाइट में छाड़ दिया जाएगा।
मैंने कहा यार ये बड़ा दुखद है, अब क्या करें। फिर मेरे पास बचा एनएसएस। तो मुझे लगा यार मैं एक काम कर सकता हूँ, जो सबसे पहला आया वो कि मैं पत्रकार बन सकता हूँ और मुझे पत्रकार बनना चाहिए, और ये शायद मुझे अच्छा भी लगेगा, इसमें एडवेंचर भी है, सत्य की लड़ाई भी है, और बड़ा ही हीरोटिक मामला लग रहा था कि यार आप जुझारू लगेंगे। और अपने आप को मैंने इमेजिन भी कर लिया, एक चश्मा होगा, कुर्ता होगा, एक बगल में झोला होगा, बढ़िया कोल्हापुरी चप्पल होगी, और बस मैं अपने आप को इमेजिन करके पत्रकार के श्रेणी में कोशिश करने लगा कि अब मुझे यहां से निकल के सीधे जर्नलिज्म का कोर्स करना है, ये दिमाग में आ गया। इसी समय क्या हुआ कि एनएसएस के कुछ प्रोग्राम लगे जिसमें कल्चरल एक्टिविटी में नुक्कड़ नाटक वगैरह करने थे। तो विवेक शर्मा करके एक लड़का हरदोई का हुआ करता था, तो वो कल्चरल एक्टिविटी में सबसे ज्यादा एक्टिव थे। तो वो एक प्ले कर रहे थे और भूकंप पीड़ितों पे था। आपके कहानी इधर से उधर हो सकती है मेरी थोड़ा सा, क्योंकि उस समय पे जा रहा हूँ, समय काल पे। तो भूकंप आया था ना, तो भूकंप पीड़ितों पे प्ले था। अब उस प्ले के दौरान ये हुआ कि सबको पार्टिसिपेट करना, और मेरा भी मन हुआ कि मैं भी करूं। तो बोले हाँ ठीक है कर लो, तो एक रोल है, करोगे? मैंने कहा क्या करना है? तो बोले मुर्दा बनना है, ऐसे भूकंप आएगा और गिर जाना है और मरे रहना है। तो मैंने हाँ कर लेंगे, डायलॉग लोग थे ना, तो मैंने कहा हाँ कर लेंगे। और मेरे दोस्त तो चिढ़ाने आए, ये देखो मुर्दा बनेगा, मुर्दा बनेगा, मुर्दा बनेगा। अच्छा, ये रिहर्सल कहाँ पे हो रही है? कमरे में, कॉलेज के एक क्लासरूम में। तो वहां ठीक है, मतलब वहां था कि हाँ अब तुम मर गए हो, तुम मरने का मतलब नीचे नहीं गिरना है, जाके बेंच पे बैठ जाओ, मतलब हाँ तुम मरे हो, तुम इतना देर तुम्हारा पार्ट जो मरने का चल रहा है, ठीक है। तो वहां कोई रिहर्सल तो हुई नहीं, वो तो रिहर्सल उनकी थी जिनके डायलॉग चल रहे हैं, आप तो मरे हो तो आप जाके बेंच पे बैठ जाओ। अब भाई साहब वो प्ले होना था कहाँ पे? चौराहे पे। चौराहा कौन सा? गोलागंज। अब गोलागंज चौराहे पे वो प्ले, और पहुंचे कि हाँ ठीक है, कौन कौन मरने वाले में से था? ये हाँ तुम आओ आओ आओ, हाँ चलो, तो ये सब रहेंगे, राष्ट्रगान होगा, और ये मरना है, मर जाना है, तो ये ठीक ओके। अब पता चला चौराहे पे भाई साहब, अब मैं हुआ जैसे राष्ट्रगान, उसमें भी राष्ट्रगान जुड़ा हुआ, क्योंकि वो था ना कि 8 बजे सुबह आया था, 26 जनवरी को आया था वो भूकंप। तो उसमें प्ले में भी ऐसा है कि स्कूल है जहाँ बिल्डिंग इमारत गिर गई और बच्चे दब गए, तो हम लोग बच्चों का रोल कर रहे थे। तो अचानक से हुआ और आपको गिरना है। अब मैं गिरा, अब गिरा भाई साहब वहां पे, तो सब एक दूसरे के ऊपर लग के गिरे थे। अब जो मेन पार्ट जो था, विवेक जो करते थे, एक बुढ़े का रोल कर रहे थे जो रोता है और अपने पोते को ढूंढते हुए आता है। अब ये आए, मैं अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा हुआ था, जिसमें एक आदमी भी मेरे ऊपर था, एक लड़का मेरे ऊपर है, एक नीचे। मैं अपना देख के ऐसे गिरा था कि मेरा मरने का ऐसा सीन हो कि कोई मुझे पकड़े ना, मैं सांस वास ले सकूं। भाई साहब आए, इन्होंने थोड़ा ज्यादा एक्टिंग की, ये दिखाने के चक्कर में कि मेरा बच्चा मिल नहीं रहा, ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हैं। मेरे ऊपर वाले को हटा के किनारे कर दिया और मुझे निकाला बाहर, और अपने गोद में लेके मेरा लाल, अरे मेरा बच्चा तू आंखें खोल, अरे जो मेरी। अब मुझे लगा कि मैं एकदम सबके सामने हूं और सब मुझे देख रहे हैं, और मैं डरा कि यार अब कैसे, मतलब कहीं पता न चल जाए। और मैंने वास्तविक में, जो कहते हैं कि आपका फियर कि ये नाटक खराब ना हो, या आपके अंदर कहीं था, मुझे नहीं मालूम था, मैंने वास्तव में बिल्कुल अपनी सांसें रोक ली उस वक्त, इस डर से कि कहीं मेरा पेट चलता हुआ ना दिखे, कहीं मेरा, मैं भूल गया कि नाटक है। मुझे लगा कि नाटक खराब ना हो जाए मेरी वजह से, और मैंने अपनी सांसें रोक ली, और वो था, और उसके बाद वो अपना खेलता रहा। ये अच्छा था कि उसके बाद उसको उठाना है, इधर करना है, उधर करना है, और फिर लेकर जाना है। तो करीब वो 1.5-2 मिनट का चला। उसके बाद ले जाके जब मुझे छोड़ा तो मैंने अपनी सांसें ली, जैसे किया, और खत्म हुआ जब प्ले, तालियां बजी, तो मुझे समझ नहीं आया, सडनली रियलाइज हुआ कि यहाँ हुआ क्या था। और सर ने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया। और जिस तरह से मैंने अपनी बॉडी एकदम हल्की छोड़ दी थी, तो विवेक ने आके कहा कि पहली बार मुझे करते हुए बड़ा मजा, क्योंकि मुझे उठा के ले जाते हैं गोद में। तो उन्होंने कहा यार मुझे एकदम फील हो रहा था कि मेरे हाथ में एक मुर्दा है। वो तारीफ थी उनकी, पर मुझे लगने लगा कि यार हुआ क्या था मेरे साथ। क्या मैं 1.5 मिनट सांस रोक सकता हूँ? 2 मिनट मैंने कोशिश की, मैं 40 सेकंड 50 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक पाया। पर उस वक्त पे कैसे रुक गए, मैंने बात कहा तो विवेक ने कहा कि नाटक में, अभिनय में एक नशा होता है, उस नशे में अगर तुम डूब गए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मर भी सकते हो। समझ रहे हो, तुमने जो किया तुम मर भी सकते हो। मैंने हाँ, ये भी ना कुछ भी बोल रहे हैं, पर ये वास्तविक बात है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं सोचता रहा, और मुझे पूरा सीन, पूरा मंजर जो है मेरी आंखों के सामने गूंजता रहा।
और वो तालियों की गड़गड़ाहट जो नुक्कड़ खत्म होने के बाद होता है, और फिर पता नहीं कैसे विवेक के सारे डायलॉग मेरे जहन में चलने लगे कि मैं विवेक की जगह होता तो मैं कैसे करता। मुझे बात नहीं पता थी, ये स्वतः अंदर होता चला गया। इत्तेफाकन ये हुआ कि आपके साल के आखिरी में कैंप लगता है, एनएसएस का कैंप था, और विवेक जो थे वो फाइनल स्टूडेंट थे, वो इस बार जाने वाले थे। तो उसमें क्या होता, सत्ता दी जाती है दूसरे के हाथों में कि अब आप किसको अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे। तो मैं सृष्टि नाम की एक, जो उसमें कई शाखा होती है ना, सृष्टि, एकता, ऐसे 4 शाखाएं थी, एक शाखा का टीम लीडर मैं था। और मैं श्रमदान से बड़ा वो था, क्योंकि श्रमदान तो मैं घर में बहुत करता था भाई। मेरे पापा को खेती का बड़ा शौक था, तो हम रहते लखनऊ में भले थे, चिन्हट में, पर हमारे यहाँ कमता साइड में अभी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो रहा था। तो बगल के जो कुछ लैंड खाली पड़े थे, तो मेरे पिताजी उसमें हम लोग से खेती करवाते थे बकायदा। उसी में आलू भी उगा रहे हैं, प्याज भी उगा रहे हैं, लहसुन भी उगा रहे हैं, नाली, अच्छा सोसाइटी का था तो नाली का भी पता चला पानी वानी भी रात वो भी हम साफ कर रहे हैं। तो हमें श्रमदान में लगता था यार इसमें क्या करना है, तो मैं घर में करता ही हूँ। तो मुझे जाना नाटक की तरफ, कल्चरल एक्टिविटी में जाएंगे जिसमें हम युवाओं को जगाएंगे, सूखा के लिए, पोलियो के लिए, एड्स के लिए, जो इस तरह के कार्यक्रम होते थे। तो मैंने, विवेक भाई ने मुझे देखा और मैंने उनको, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मुझे सौंप दिया कि ये आगे जो कमांड है वो ये चलाएगा। अब ये हुआ कि इसके लिए आपको एक नाटक प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिस नाटक का चुनाव भी आप करेंगे, उसकी कास्टिंग भी आप करेंगे, उसका किस तरह से क्या प्रोडक्शन वैल्यू होगी, क्या सामान आपको चाहिए, प्रॉपर्टी जो भी है, वेशभूषा, सब आपको ही लाना है। अब ये तो बड़ा ही अपने आप में बड़ा टास्क हो गया था। तो मैंने नाटक पढ़ना शुरू किया। अब उन्हीं से पूछा, विवेक भैया से पूछा कि भैया नाटक कहाँ से चुने जाते हैं। उन्होंने बोला लाइब्रेरी होती है, बड़े बड़े नाटक हैं, होते हैं। उन्होंने नाम लिए कुछ, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अब ये सब हमारे लिए कोर्स की बातें थी, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जिनसे मैं रूबरू था, बट ये मेरे लिए कोर्स था, ये कोर्स की बातें हैं। और मैं इसे कभी नहीं मानता था कि आप इनके, ये जीवन में भी आपके काम आएंगे, ये मुझे नहीं पता। अब मैंने ढूंढना शुरू किया और मुझे एक भी नाटक ऐसा नहीं मिला जो मैं कर सकूं, क्योंकि वजह ये थी कि इससे बड़े नाटक थे और आपको छोटा सा 10 मिनट का लघु नाटिका करनी थी, और लघु नाटिका में मुझे कोई भी ऐसा नाटक नहीं मिला जो मैं कर सकूं। फिर मैंने अपने आप एक नाटक लिखा। ये काम करता हूँ, मैं नाटक लिख ही देता हूँ, वो ज्यादा आसान है ढूंढने की बजाय, क्योंकि ढूंढ तब सकते थे आप जब आपने पहले से पढ़ाई की हो। आप जानते हो मैंने पढ़ा नहीं था और मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं ढूंढ पाऊँ। तो मैंने एक नाटक की रचना की। वो नाटक लालच के ऊपर था। उसका जो मैंने शीर्षक दिया वो था लालच बुरी बला है, लालच मत करियो तू भैया, लालच बुरी बलैया। ये एक गाना था उसमें। और वो नाटक मैंने तैयार किया, कुछ अपने दोस्त यारों को लेकर, उनको लेकर बनाया और उसकी परफॉर्मेंस दी। सर ने बहुत सराहा, विवेक भाई ने बहुत सराहा और उनका ये बहुत अच्छा है और तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। उसमें मेन लीड मैं कर रहा था। तो वो खुद का नाटक था, कौन कहेगा। अच्छा, वजह भी ये थी कि और कोई तभी करने को तैयार हो रहा था दोस्त यारों में कि जब तुम कर रहे हो, तुम सामने रहो यार। अच्छा, आपस में बहुत पॉलिटिक्स होती है। अब एनएसएस में जो लोग आके इकट्ठा हुए हैं उसमें कोई बीकॉम का है, कोई बीए का है, कोई बीएससी का है, कोई, अच्छा अपने यहाँ लखनऊ के जो लोग जानते होंगे, बरहा वालों की प्रॉब्लम कृष्णानगर वालों से चलती, कृष्णानगर की फलाने से चलती, ये भी सारी राजनीति है वहां। ये तो एक्चुअल में सुचित्रा जी, जिस वक्त की आपने, मतलब जो कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख दिया, ऐसे वक्त का आपने सवाल पूछा जो हर इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जब वो डिसाइड करता है उसे बनना क्या है। जी सर। उसमें डिटेल में भी चला गया था। तो खैर वहीं पे बस आ रहा हूँ, संक्षिप्त अपनी बात कहता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि वो उत्तराधिकारी टाइप का जो चुनाव था, वो मेरे लिए जीवन का सबसे पहला चुनाव था, जहाँ मुझे कोई चीज हासिल करनी तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी उपलब्धि ना हो, ना कोई अवार्ड हो, ना कोई ट्रॉफी हो, कुछ ना हो, उसने जीवन में कुछ ना किया हो। तो मैंने उसको सीरियसली लिया, उस पर काम किया, खुद लिखा, एक नाटक तैयार किया, दोस्तों को आगे लाया। और वो समय ऐसा था कि कॉलेज में लोग राजनीति में ज्यादा रुचि रखते थे, चुनाव में ज्यादा रखते थे, क्रिकेट में ज्यादा रखते थे, पर कल्चरल एक्टिविटी और नाटक वगैरह में उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। और खासकर बॉयज कॉलेज अगर है, वहाँ लड़कियां नहीं है, तो कोई ऐसी चीज ही नहीं कि आपको वो लालायित करे, सामने लाए, इस तरह की चीजें। तो बॉयज कॉलेज में बहुत ही इस तरह की मुश्किल। तो मैं केकेसी में पढ़ता था, तब वो बॉयज कॉलेज था, अब तो सुना है कि वो एजुकेशन हो गया वहाँ पे।
तो खैर वो मैंने किया और वो बहुत ही अच्छा नाटक रहा, बहुत सफल हुआ। उसके कई मंचन हुए, नुक्कड़ नाटक ही था, कई मंचन हुए। तो सर ने कहा कि बहुत ही कमाल है, बहुत अच्छा है। अब कहते हैं कि जब आपके अंदर अभिनय घुसता है तो वो अपने रिएक्शन करना शुरू करता है। अब समय ऐसा चल रहा था कि फिल्में तो मैं पहले भी देखता था, पर अब फिल्मों को देखने का तरीका बदल गया। वीसीआर का जमाना था, लोग लाते थे, रात में फिल्में देखते थे, वीसीआर पे फिल्में आई। उस वक्त मैं एक फिल्म लेकर आया, शूल। मुझे याद है पहले सब चली, मोहरा, बेताज बादशाह और फलाना ढिमका सारी फिल्में चली, और जब सब सो गए तो शूल लगी। देखते देखते आधे लोग सो गए, 2-4 ही जागते रहे, और उसमें से एक मैं था। वो फिल्म देखने के बाद पता नहीं अंदर से कैसा एक अलग सी बेचैनी होने लगी। और एक पहली बार मतलब कि आपको कथा से, पटकथा से, अभिनय से आप रूबरू हुए। अब मैं अभिनय को समझना शुरू कर दिया था वो अंदर से, और मुझे समझ में आया कि यार ये आदमी कितना अलग है। पहली बार मैं मनोज बाजपेयी सर से मिला था फिल्म के माध्यम से, और मुझे लगा ये आदमी कितना अलग करता है। अब मैं उस आदमी को ढूंढना शुरू किया कि उस आदमी की और कौन कौन सी फिल्में हैं, कहाँ काम करते, पता चला अरे भाई ये तो सत्या में था, ये तो उसमें था, इसमें था, और वो आपको लगना शुरू होता, और मैं उनको फॉलो करना शुरू किया। इधर क्या हुआ कि उसी वक्त पे लगान फिल्म आई थी, लगान देखी, तो उसमें सब कैरेक्टर एक्टर उनको देखा, लगा रहे यार ये तो है, ये लोग कौन लोग हैं। तो पता चले लोग रंगमंच के कलाकार हैं। अब रंगमंच क्या होता है ये मालूम नहीं था। तो मेरे पास फिर वही अंशुमाली शर्मा सर, मैंने पूछा सर ये क्या है, रंगमंच से आते हैं लोग, कहाँ पे है? बोले यार यही तो है, ये गोमती नगर में चले जाओ। वो तभी उस समय इनकी मनोज पांडे जी की, कैप्टन मनोज पांडे जी की डेथ हुई थी कारगिल में। तो उस समय बनना था ये चौराहा। तो अरे विशाल खंड मनोज पांडे के घर की तरफ जाते हो तो एक चौराहा पड़ता है, उसी चौराहे पे देखो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग है बड़ी सुंदर सी। भाई लगा अच्छा, गए, देखा हमने, बिल्डिंग दूर से निहारा, नाट्य अकेडमी लिखा हुआ था, पढ़ा और लौट आए। कि मतलब ये तो बड़े लोगों के लिए है, यहाँ आने के लिए मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी अंदर जा पाए। हिम्मत नहीं हुई। फिर उसी समय पे फिर किसी ने उमानाथ बली का पता दिया, फिर किसी ने ग्रुप के बारे में बताया, थिएटर ग्रुप बताया सारे। अब मुझे रंगमंच से मैं वाकिफ हो चुका हूँ, पर नाटक कोई नहीं देखा और अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। ये सब चल रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसमें था एक जो कहते हैं ना कि दुविधा में था। उसी समय दूरदर्शन पे भी ये हुआ कि आप दूरदर्शन पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं। दूरदर्शन में भी चक्कर लगाया, तो वहाँ फॉर्म मिलता है जिसमें आपको वो A ग्रेड B ग्रेड एक्टर के लिए करते हैं, वो चक्कर लगाया। ऑल इंडिया रेडियो भी बैठ ही रहा था, रमा अरुण त्रिवेदी जी FM ज्वाइन की, कभी नया नया FM खुल रहा था। ये वो समय था जब लखनऊ बदल रहा था, लखनऊ में मॉल आ रहा था, लखनऊ में FM आ रहा था। तो वहां पे भी चक्कर लगाया, कुछ मालूम नहीं था, सब जगह जाता जरूर था पर अंदर नहीं घुसता था, देख दाख के लौट आता था। तो मैंने सर से पूछा कि सर मैं क्या करूं, मुझे जाता हूं पर हिम्मत नहीं पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। उनका पहले क्योंकि तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे, जो मैंने आपको सुचित्रा जी पहले भी बोला ना कि आपके अंदर का डर ही वही सबसे बड़ी चुनौती है ना आपके लिए। यहाँ ना मेरे माँ बाप का कोई रोल है, यहाँ मेरे दोस्त यार का कोई रोल नहीं। सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद डिसाइड नहीं किया हूं कि मुझे क्या बनना है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं जाता हूँ, मुझे देखना अच्छा लगता है, दूरदर्शन की तरफ निगाहें ऑटोमेटिक मुड़ जाती हैं और हिम्मत नहीं पड़ती, क्या करूं। उन्होंने कहा पहले तुम खुद डिसाइड करो तुम्हें करना क्या। मैंने कहा मुझे एक चीज तो समझ में आ गया, मुझे कहानियों में जीना है। और ये बात जब मैंने उनसे बोली तो उन्होंने कहा ये भी कोई डिसीजन वाली चीज नहीं है, तुमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, ये तो तुम बस एक चीज जो तुम्हें पसंद है तुम उसमें जीना चाहते हो, पर तुम रोजगार किसको बनाना चाहते हो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा ग्रेजुएशन अगले साल कंप्लीट हो जाएगा और फिर तुम्हें डिसाइड करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं समझ गया था सर से बात करके फायदा नहीं, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। एक काम करते हैं, इसमें घुसते हैं, और एक मौका जैसे कहते हैं सबके हाथ में आता है, ईश्वर ने दिया। भारतीय नाट्य अकेडमी गर्मी में वर्कशॉप निकालता है, आओ अभिनय सीखे। और इत्तेफाक ये था कि पेपर की कटिंग मुझे मिली कि ऐसा ऐसा है, और मैं पहुंच गया और वहां गया, अपनी माँ को मनाया कि माँ ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन बच्चों की थी वो। और मैं ठहरा, कहते जो आपका माइनस पॉइंट है वही आपका प्लस पॉइंट बनता है। मैं गया, मिला, वहां मनोज शर्मा जी थे, वो मिले तो बोले बेटा ये तो बच्चों की है, क्या उम्र है आपकी? तो
पहले मैं ये है, मैं 18 कंप्लीट है मेरा। कहना रे रे बेटा इसमें मुश्किल है, तो छोटे बच्चों के, तुम्हारी जो है 2 महीने बाद होगी तो उसमें तुम करना। मेरे लिए 2 महीने बर्दाश्त करना मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि माँ को कन्विंस किया हूँ और यहाँ मैं आ गया हूँ, पहली बार प्रांगण में मैंने अपने कदम रखे और लौटना फिर अब बेकार है। मैंने कहा नहीं सर ये है वो है। फिर मैंने उनसे कहा सर मैंने आपसे झूठ बोला, आज मैं कबूल रहा हूँ, मैंने सर आपसे झूठ बोला, मेरी उम्र 17 साल है, मुझे लगा बड़ों की है। कितना मासूम होता है व्यक्ति या उस वक्त पे, या टीचर कितने मासूम होते हैं। सर ने मुझे देखा, शायद सर समझ गए थे या नहीं समझे थे, मुझे कुछ नहीं पता। तो सर ने कहा ठीक है आ जाना, बिना इंटरव्यू के, कुछ नहीं। बच्चों की थी, वो जानते थे शायद कि ये बड़ा है लेकिन ये बेवकूफ है, अल्हड़ है, क्या था मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने बच्चों की वर्कशॉप की, मेरे पास हुआ 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 15 के, 16-17, लेकिन मेरी हाइट कम थी, दिखता नहीं था तो पता नहीं चला, मैं उनमें मिक्स हो गया। और पहला प्ले हुआ था पंख होते तो उड़ जाते हैं, और वो मैंने किया। और वो 1 महीने की वर्कशॉप ने मेरी जिंदगी बदल दी। और मुझे पता चल गया था उन बच्चों के लिए तो वो सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए था, उनके माता पिता ने डाला था, पर मेरे लिए वो बड़ी चीज थी। और मैं शुक्रगुजार हूँ मनोज शर्मा जी का कि उन्होंने ये बच्चों को बच्चों की तरह नहीं पढ़ाया। उन्होंने जो उस वक्त में पहली बार शिव तांडव सीखा, उस समय मुझे पता चला, मुझे 100 शा का ज्ञान नहीं है। मुझे उस वक्त पता चला कि हम बोलते समय हमारी ब्रीदिंग क्या होती है, हम क्या बोल रहे हैं। पहली बार मैं कविताओं से मिला, आज तक कविताएं रट के सिर्फ पासिंग मार्क के लिए था मेरे पास। उस वक्त उनका एक कविता थी, तुम्हें खत लिखना प्रेम करने जैसा ही है, वो इतनी प्यारी थी, वो रट गया था। उस तरह की चीजें, तो वो मुझे पता चल गया कि अब मुझे क्या करना। और मैं गया सर से बोला, अंशुमाली सर से, मैंने कहा सर मैं समझ गया मुझे क्या बनना है। बोले क्या बने? मुझे अभिनेता बनना है। अब सामने चुनौती ये थी कि बने कैसे। आगे हुआ कि उसी के बाद फिर से भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की वर्कशॉप थी, एक बड़ी वाली। अब मैं बड़ा बन के उसमें घुसा। अच्छा वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो लगे तो मनोज सर समझ गए थे, वो देखे लेकिन कुछ नहीं बोला उन्होंने। सुकेश मिश्रा जी भी थे, कुछ नहीं बोला। इतना प्यार, मतलब होता है ना कि जो एक संस्था वास्तव में जानती कि ये बच्चा सीखना चाहता है, वो हुआ। मैंने वो किया। फिर एनएसडी की वर्कशॉप आई संगीत नाटक अकादमी के साथ, देवेंद्र राज अंकुर जी चला रहे थे, तत्वाधान में था, इंदु सिन्हा जी उस समय थी। तो वो मैंने किया, एनएसडी की वर्कशॉप की। और ये सब करते करते मुझे समझ में आ गया कि मुझे अभिनेता बनना है और इधर ही जाना है। ग्रेजुएशन कंप्लीट था। सबसे ज्यादा दुख मेरे पिता को हुआ। अब चुनौती ये थी कि अनयूजुअल, जो आपने कहा कि आपने चुन लिया है, पर इधर जाना कैसे है, क्या होगा। माता पिता को, सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार को चिंता हो जाती कि रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो मैंने उनसे कहा कि अरे पापा, जो लोग बीएनए वगैरह पढ़ते हैं ना, उनको तो छात्रवृत्ति मिलती है, बकायदा उल्टा सरकार पैसा देती है। मैंने लालच दिया। तो पापा तो कुछ नहीं बोले, माँ बोली लालच तो इसीलिए देती है ताकि बर्बाद हो जाओ, उसी पैसों के चक्कर में जिंदगी तुम्हारी वही चली जाएगी। वो तो नाटक मंडली में भर्ती कर लेंगे, फिर घर वाले जी लेंगे उसी में। वो तो तुम्हारे भर का देती है, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए देगी क्या। तो वो सब बातें इतने प्रैक्टिकल होते थे ना कि आपके पास उसका जवाब नहीं था। पर चूंकि आप एक जिद वाली उम्र में होते हो, माँ बाप भी आपको डांटते हैं लेकिन थोड़ी सी छूट भी देते हैं, तो तुम्हें मालूम है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो। तो मैं बड़ा भाग्यशाली था कि मेरे माता पिता, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था मुझे, बट मुझे हमेशा आगाह करते थे। पर ये नहीं था कि एकदम रोक दे, नहीं ये नहीं करना है, ऐसा नहीं। तो मैं ऐसे ही करता रहा, फिर संस्थाओं से जुड़ा, वहां पे नाटक वाटक करता रहा, और फिर आज आपके सामने हूँ इन चुनौतियों को करके। ये बिल्कुल सर, बड़ा ही रोचक किस्सा है। सर, अभिनय करते करते अभिनेता में एक पॉजिटिव एम्बिशन जन्म लेता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स करें, डिफरेंट डिफरेंट तरह के नाटक करें, फिल्में करें। फिर फिल्में करते करते बहुत सारी फिल्में अपनी कर ली है। फिल्में करते करते ऑडियंस की एक डिमांड बनने लगती है कि ये इसको हमने इसमें देखा है, बड़ा अच्छा किया है। तो वो डिमांड उनकी मतलब कॉमन हो जाती है कि नहीं आप ऐसे ही अभिनय करें। तो इन दोनों में आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, अपनी जो चॉइस होती है और ऑडियंस की जो चॉइस होती है? ऑडियंस की चॉइस नहीं होती है। ऑडियंस कभी आपसे नहीं कहता कि मुझे आपको ऐसा ही देखना है, ये कभी नहीं होता है। ये लोग बताते हैं ऐसा, ये लोग बता देते हैं, क्योंकि लोग आज के समय में रेडीमेड में जीने लगे। हर आदमी को रेडीमेड प्रोडक्ट चाहिए। अब देखिए, पहले क्या था, फिल्में 2 साल पे एक बनती थी, आज साल भर में 200 फिल्में बन जाती हैं। तो लोगों को रेडीमेड प्रोडक्ट, अच्छा तुमने उसमें ऐसा काम किया है, ऐसा ही उसको लाओ यार, इसको कास्ट कर दें और इसको कर दें। जैसे यही एग्जाम्पल के लिए, चाहे वो पुराने समय में चाहे शक्ति कपूर साहब हो, चाहे कादर खान साहब हो, या पुराने जितने भी आप देखें, निरूपा राय हो, ये लोग ऐसा नहीं कि अच्छे एक्टर हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं, लेजेंड है ये।
हमने वो एक्सपोज ही नहीं होने दिया उस वक्त पे। अब ये बात मैं समझ पाया हूँ, जब मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ 14 सालों से, मैं निरूपा मैम से मिला हूँ, शक्ति कपूर जी से मिला हूँ, तो मैं समझ पाया कि ये बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा गजब वाले एक्टर हैं ये, पर इनको एक्सपोज ही नहीं किया। लोगों ने क्या किया, बांध दिया, तुम वहां माँ का रोल कर रही हो, यहाँ पे भी तुम माँ कर लो। नाना पाटेकर साहब है, बहुत कमाल के एक्टर, कितने आप देखिए, अगर उनका वेरिएशन देखो, आप देखिए हर तरह की फिल्मों में वेरिएशन है, पर लोगों का नहीं नाना से वैसा ही चाहिए। ये कौन लोग हैं, ऑडियंस नहीं कहती है, वरना ऑडियंस वेलकम में उनको कैसे एक्सेप्ट करे, ये कहती है बनाने वाले मेकर, क्योंकि उनको सब कुछ रेडीमेड चाहिए जैसा उन्होंने देखा है। इसमें सामंजस्य इस तरह बिठाता है एक्टर कि जो आज का प्रचलन चला है ब्रांडिंग का, कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ब्रांडिंग ये होती है कि आपका एक क्राफ्ट है और आपको उस क्राफ्ट को इतना ज्यादा बिठा दो सबके जहन में कि लोग आपको याद रखें आपके उस कैरेक्टर से। जैसे अगर आपने देखा होगा जब कोई शोज होते तो लोग कहते हैं वो वाला डायलॉग बोल के बताइए, ये वजह यह है कि उस फिल्म को आपसे जुड़वाया जा रहा है ताकि ऑडियंस को लगे कि ये वही है भाई, इसी को स्टेज पर हमने बुलाया है, तो वो जोड़ने को ब्रांडिंग हो रही है आपकी। यही वजह है कि जब मिमिक्री आर्टिस्ट मिमिक्री करता है, वो नाना पाटेकर जी की करता है, अमिताभ सर की करता है, वो जितेंद्र साहब की करता है, राजेश खन्ना की करता है, पर वो अगर नसीर साहब की मिमिक्री करनी हो तो उसकी हालत खराब हो जाती है। बल्ला साहनी की मिमिक्री करनी हो, फारूक शेख साहब की मिमिक्री करनी हो, अमोल पालेकर साहब की करनी हो, तो उसको समझ नहीं आता कि मैं पकड़ूं क्या, क्योंकि उन्होंने हर बार एक अलग क्राफ्ट किया है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर बार अपने आप को कैसे अलग रिप्रेजेंट करें। अगर किसी ने मान लो वैसा ही आपसे डिमांड भी की कि सर ऐसा करना है, तो चूंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको काम करना है, तो आप ये कोशिश करिए कि उसमें मैं किन सीन्स में कैसे, अगर वो सीन्स आपने लाइफ में पहले किए तो कैसे मैं उसको अलग तरह से करूं कि डायरेक्टर भी आपसे खुश रहे, उसको लगे कि जो उसकी कहानी वो आगे बढ़ रही है और वो पिछले सीन से रिपीट ना हो। जिसमें से ज्यादा महारत अगर किसी को हासिल की तो मैं समझता हूँ इरफान साहब है, नवाज भाई, ये लोग कोशिश करते रहे कि, क्योंकि जब नवाज भाई को छोटे छोटे सीन मिलते थे तो आप छोटे सीन में क्या होता है, चोर बना देंगे, कोई रिक्शा वाला बना देंगे तो वो एक जैसे ही कैरेक्टर होते हैं। तब आप 3 नौकर बने तो तीनों बार आप अलग कैसे करें ताकि नौकर तो मैं लगूं बट डिफरेंट काइंड ऑफ नौकर लगूं, जब मेरी स्टोरी इकट्ठा हो तो लगे अरे यार ये हर तरह का नौकर बन सकता है। तो वो सब काम करते हैं एक्टर, और मुझे लगता है यहाँ पे फिर थिएटर आपका काम आता है, जो आप अभिनय कर चुके हैं और उसमें जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि थिएटर में आप एक प्ले की रिहर्सल 3 से 4 महीने 2 महीने आप करते हैं और रोज आप उसको परफॉर्म करते हो, दिन भर वो माइंड में चलता है, आज शाम को रिहर्सल है और रिहर्सल में आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें आप एक ही कैरेक्टर को कई बार करने का एक अभ्यास कर सकते हैं जो होता है। सर आप कई सालों से बॉलीवुड में हैं, आप लखनऊ से बॉम्बे जाके सेटल हुए, वहां पे आप एक्टिंग कर रहे हैं। नॉर्मली जब यंगस्टर्स इंटरव्यू वगैरह देखते हैं एक्टर्स का तो उनके स्ट्रगल की बात होती है, जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं आज बॉलीवुड में उनके स्ट्रगल की बात होती है, उनके पेशेंस की बात होती है कि कैसे वो वहां पे बने रहे, उनके अचीवमेंट्स की बात होती है। लेकिन जो चीजें यंगस्टर तक नहीं पहुंचती वो ये है कि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कोई मकाम हासिल नहीं कर पाते, बल्कि कई बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं मुंबई में जाके जो स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं हाथ लगता। फिर एक चुनौती ये भी है कि आप कब तक स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ भी देखनी है, आपको शादी भी करना है, आपको सेटल भी होना है। ये यंगस्टर्स को ये चीज कम्युनिकेट नहीं की जाती, तो वो बाकी जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं उनके स्ट्रगल और उनके सक्सेस स्टोरी को दिमाग में रखते हुए मुंबई जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि नहीं ये तो एक अलग ही क्वेश्चन है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, उन यंगस्टर्स को आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पहला जो आपने बात की मैं सहमत हूँ कि हमेशा कहानी उन्हीं की सुनाई जाती है जो सफल है, जो ऊपर, पर यही नियम है ना जी कि कहानी हीरो की ही सुनाई जाती है, हीरो वही जो सारी चुनौतियों को पार करके ऊपर पहुंचे। और ये दादा दादी नानियों की कहानी में भी यही मिलता था कि हम उसी कहानी सुनते थे कि उनके जीवन में कठिनाई आई और उस कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़े, और यही होना भी चाहिए। और यही वजह है कि जो लोग प्रयास करते हैं एक कंफर्ट जोन से निकलकर एक कुछ अलग लीग से हटकर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक हीरो होता है। पर यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि एक व्यक्ति अगर हीरो बनता है तो 99 उसके पीछे फेल होते हैं, असफल होते हैं। पर मैं एक चीज मानता हूँ सुचित्रा जी, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जरूरी नहीं कि उसकी सफलता और असफलता ऊपर जाने से नापी जाए। मैं कई ऐसे अपने मित्रों को जानता हूं जो मेरे साथ थिएटर में थे और वो
मुंबई आए, साथ में आए, 4-5 साल काम किया और अच्छी जगह काम करते, कोई टीवी में बहुत बढ़िया काम कर रहा था, कोई फिल्मों में काम कर रहा था, और अचानक से चाहे वो पारिवारिक प्रॉब्लम हो या किसी वजह से वो छोड़कर चले गए, बैक टू पवेलियन हो गए और वहां अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू किया। तो मैं उन्हें कभी असफल नहीं मानता था, मैं उनसे बराबर टच में था, क्योंकि मैं ये मानता था कि वो हमसे ज्यादा सफल है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि मैं जाऊंगा और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके फिर वापस आ सकता हूँ। मैं ज्यादा डरपोक था जो मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे यही रहना चाहिए, कहीं मैं जाऊंगा तो मुझसे सब कुछ छिन जाएगा। पर वो कितने कितने ज्यादा स्ट्रांग थे। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे वो दोस्त, वो गए और वहां अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया, और देखिए कितनी बड़ी बात है, आज इंडस्ट्री उठ के लखनऊ जा चुकी है। आज वो लोग आपको हर फिल्मों में दिखते हैं, IMDb पे आप अगर देखेंगे तो हमसे ज्यादा फिल्में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लखनऊ में कास्टिंग हो रही है, लखनऊ में लोग कर रहे हैं, वो अच्छे एक्टर हैं, कलाकार हैं, अनुभवी है, तो लोगों को वहीं पर मिल जा रहे हैं, स्थानीय रूप से वो है वहां पर और अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आज इंडस्ट्री उठ के उनके लिए चली गई, तो क्या मैं उनको असफल मानूं? नहीं। उन्होंने क्या, उन्होंने दो चीज, जो सबसे बड़ी बात होती है ना कि जो कहते हैं कि संतुलन को सीखा, बैलेंस सीखा, जो बहुत एक्टर नहीं सीखता है। जादूगर अपनी जादू को दिखाता है और कितना भी बड़ा जादूगर बन जाए, पर वो रियाज करना नहीं छोड़, वो प्रैक्टिस करता है और रोज नए नए जादू सीखता रहता है, ताकि उसकी ऑडियंस उससे बोर ना हो। उसका ये जो डर है कि कहीं मेरा जादू सामने आ न जाए, ये संतुलन बनाता है उसकी जादूगरी में। ऐसे कलाकार है, कलाकार अगर ठहर गया तो फिर वो कलाकार नहीं रहेगा। और कलाकार के अंदर दोनों चीजें समाहित है, सत्व भी है और तत्व भी है। सात्विक आपको होना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजें अंदर से, सोल जो है उसको इनहेल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है ताकि आप उसके थ्रू अपने काम को कर सकें। और तत्व यह है कि आपको रोटी चाहिए खाने के लिए, आपको भी सर पे छत चाहिए, आपको भी आपके माता पिता की अगर जिम्मेदारी है, बहन की जिम्मेदारी, तो उसको निभाएंगे। अगर आपने शादी की है तो आपको अपने बीवी बच्चों का जीवन देखना है, तो वो भी आपको बैलेंस करके चलना होगा। तो ये चीजें मैं हमेशा कहता हूं कि इसको कभी सफलता और असफलता पे ना नापे, क्योंकि ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है। तो आप अगर कहीं पे आप कोई चीज, आप जिस चीज को चाहते थे नहीं पा पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको मिल रहा होगा जो उससे ज्यादा होगा। तो ऐसी जगहों पे हताश नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब लोग जान गए हैं, पहले का समय अलग था, अब लोग अवेयर है इस बात को लेकर काफी। सर, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन एक और है कि आप एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं। कई सारे बच्चे जा रहे हैं और उनको ठीक लोग नहीं मिल पाते, कास्टिंग के नाम पे उनसे कई सारे पैसे लिए जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। तो जो नए नए बच्चे जा रहे हैं मुंबई में, उनको आप क्या सजेशन देंगे कि वो ऐसे गलत लोगों से ना मिले, क्या करना चाहिए उन्हें? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, फ्रॉड तो हर समय पर था और रहा ही है, और खासकर चूंकि ये लाइन ऐसी है ना कि फ्रॉड तो हर लाइन में रहता है, बट इस लाइन में जल्दी शिकार होने के जो कारण होते हैं वो ये होता है कि एक तो व्यक्ति, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि वही चीज है कि आपने जब कोई डिसीजन दिया है तो आप उस चीजों को किसी से कह नहीं पाते हो। आपके अंदर शर्मिंदगी है कि यार मैं काम करता हूँ, चुपचाप मुंबई जाता हूँ, किसी को बताऊंगा नहीं, और अगर कुछ हो गया तो अच्छी बात है, सबको पता चल जाएगा, वरना लौट आऊंगा, बोलूंगा मैं किसी काम से गया। तो चूंकि आप खुद अंदर से चोरों की तरह आते हैं, तो यहाँ जो बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि ठग बैठे हुए हैं, या फिर जो नजर ऐसी बड़े शहरों में खासकर ऐसे लोग होते हैं जो जिनका पेशा ही यही है कि वो बैठे और ऐसे लोग को ताड़ते रहते हैं, ऐसे लोग को अपना शिकार बनाते हैं, तो वहां शिकार होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पर आज के समय में मैं ये कहूंगा सुचित्रा जी कि आज के समय में ये कम हो गया है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से लोग आपके बारे में आपसे मिलने से पहले जानते हैं। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की यही खासियत है कि अगर आप वास्तव में कोई काम कर रहे हैं तो आपके बारे में गूगल पे, आपके बारे में इंटरनेट पे जानकारी मिल जाएगी, या आपके मित्र यार सीनियर जो भी काम कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं आपको बता देंगे, कि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे जो सीनियर थे, जो दर्पण से या BNA के जो थे, वो हमें जानते थे और हम उन्हें जानते थे, और ऐसे ही मेरे जो जूनियर है हम उन्हें जानते हैं, वो हमें जानते हैं। तो ये एक सिलसिला ऐसा है कि जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन फ्रॉड है। तो ये चीज है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपनी विधा के लिए अवेयर है, जैसे आप अपने क्राफ्ट के लिए अवेयर है, वैसे ही आप इस काम के लिए भी अवेयर होइए ना कि आप किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, वो आपसे किस तरह की बात कर रहा है।
दूसरी चीज जैसे जो फ्रॉड होते हैं, मोस्टली फ्रॉड जो है वो पैसों के होते हैं, क्योंकि आपसे पैसे लिए जाते हैं। अब जो इस तरह के घर से आ रहा है, क्योंकि पैसा एक ऐसा लालच है ना कि लोग लगता है यार ये पैसे लेके शायद मुझे दे देगा, पर आपको एक चीज तो समझ में आ जानी चाहिए कि अगर पैसे से होता तो सब कोई पैसा देकर काम कर लेता, पर हम फंस जाते हैं क्योंकि वो भी तो हमसे बड़े कलाकार हैं। जो फ्रॉड बैठा वो बड़ा कलाकार है, वो 10 सालों से 20 सालों से यही काम कर रहा है और वो अपने काम में माहिर है। तो सबसे बड़ा ऑडिशन तो वही है आपका कि आप उनको पहचानिए, उनसे आगे बचिए और निकलिए। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज काम आती है वो अवेयरनेस है। आप अवेयर होइए, आप लोगों को जानिए, आप चेक करिए कि उसने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। उसमें जिसने काम किया है उनसे आप मिलिए, उनसे पूछिए, 10 लोग से राय मशवरा करिए तो ही आगे बढ़िए, मेरा ये मानना है। प्रश्न और है कि आप अभिनय के अलावा, कास्टिंग डायरेक्शन के अलावा आप लेखन का भी काम कर रहे हैं, संवादों के लेखन का काम कर रहे हैं फिल्मों के लिए, तो इस तरफ आना कैसे हुआ अभिनय से लिखने में? देखिए, बेसिकली क्या है कि मैंने आपसे बताया ना कि मेरी जो शुरुआत ही की है वो इस तरह की शुरुआत थी कि मुझे कहानियों में जीना था। जो बोला भी मैंने पहले ही उसमें कहा था, अभिनय उसके अंदर से पैदा हुआ। सबसे पहले कहानी पैदा हुई मेरे अंदर। जैसे मैं कास्टिंग में भी था, तो मैं कास्टिंग में भी एज ए कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था मैं, जहाँ पे मुझे बहुत, मैं इस मामले में बहुत गॉड ब्लेस हूँ कि मैंने जब कास्टिंग ज्वाइन की यहाँ पे मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ, तो मुकेश छाबड़ा जी का ऑफिस कश्यप सर ने दिया हुआ था। अपने ही फैंटम के ऑफिस में एक कमरा हम लोग को मिला हुआ था और उसमें हम लोग 4 लोग हुआ करते थे। मुकेश भाई थे, आकाश दहिया थे, महेश भाई थे, वैभव थे, हम थे, इस तरह के 5-6 लोग हुआ करते थे, ग्रुप था। तो शुरुआत थी उस वक्त पे। तो वहां पे माहौल थिएटर वाला था, क्योंकि मुकेश जी खुद भी थिएटर से आते थे, टीआई में रहे थे वो। कश्यप जी खुद थिएटर से थे। तो वो जो हम ऑडिशन वगैरह भी करते थे वो थिएटर जैसा था। हमारा ऑडिशन उस तरह नहीं था जो कि कैमरा लग गया, हाँ भाई चलो तुम अपना मोनोलॉग सुनाओ, वैसा नहीं था। जिसने किया है ऑडिशन मुकेश छाबड़ा जी का, उसको पता होगा। आज तो अब सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पर असली चलाने वाले मुकेश छाबड़ा जी थे, क्योंकि हम लोग खुद भी एक्टर थे तो बहुत सारे ऑडिशन दिए थे। तो हमें पता है कि जो पहला ये थिएटर जैसा चलन जो है वो मुकेश छाबड़ा जी ने शुरू किया, हम लोग कॉपी कर रहे हैं। तो वहां पे जब हम लोग जुड़े थे तो हमारा हम काम कैसे करते हैं, हम स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे, पढ़ते थे, लोगों की फिल्में पढ़ने को मिलती थी। और हमारे पास कौन लोग थे जिन्हें हम कहेंगे, हम जिनके लिए काम करते थे, जिनके हम सहयोगी थे, वो थे इम्तियाज अली साहब, वो खुद थिएटर बैकग्राउंड से थे। विशाल भारद्वाज साहब थिएटर बैकग्राउंड, कश्यप साहब थिएटर बैकग्राउंड, कश्यप साहब के जितने असिस्टेंट वो ऑटोमेटिक थिएटर वाले हो गए, सुधीर मिश्रा जी थिएटर बैकग्राउंड। तो ये जो लोग थे ना, इनकी स्क्रिप्ट पढ़ने में बड़ा मजा आता था और हमें लगता था कि हम कोई नाटक कर रहे हैं। तो उसकी कास्टिंग में हम ऐसे ही करते जैसे नाटक हम कर रहे हैं। तो उसमें क्या था कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर बन गया धीरे 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 धीरे, पर मुझे नहीं पता चला, मुझे लगा मैं तो थिएटर ही कर रहा हूँ, क्योंकि हम रोज सीख कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, ऑडिशन कर रहे हैं और हम ये काम कर रहे हैं बस। तो वैसा था। अब इसी में चूंकि लेखन मुझे पसंद था और धीरे धीरे जब स्क्रिप्ट पढ़ने लगा तो मैंने कहा आपसे कि मैं सीखता अपने आसपास के वातावरण से ही था, जैसा माहौल मिला मैं वैसा होता चला गया। तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लगा तो मुझे लगा यार मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी कुछ ऐसी कहानी लिखता हूँ। और मेरे सौभाग्य की बात थी कि मैं जो कुछ लिखता था उसे सुनाने का मौका मिल जाता। मैं मुकेश को सुना सकता था। वहां पे असिस्ट में जैसे नीरज गहवान जी थे, जिनकी मसान मैंने फिल्म की, वो असिस्टेंट थे अपने अनुराग कश्यप के, मैं उनको सुना सकता था, मैं वरुण ग्रोवर को सुना सकता था। ये मौका सबको नहीं मिलता है। तो ये होता था कि अगर मुझ में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां, तो बता देते थे, नहीं देख ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे जा। तो मेरे लिए एक विधा डेवलप करना बड़ा आसान हो गया और वो मेरे एक्टिंग पे काम आता। बेसिकली कि मैं अभिनय हमेशा तो करता नहीं था और यहाँ पे संघर्ष बहुत ज्यादा था और मुझे मजा आता था इस तरह जीने में। तो मैं जो समय बचता था उसमें कहानियां लिखता था। तो इस तरह से मैं लेखन में था। और अगर आप शुरुआत कहेंगी कहाँ से हुई, तो मुझे जो मैं समझता हूँ, जिसकी गहराई में जाऊं, तो मेरी राइटिंग बहुत खराब है। तो हुआ यूं कि बचपन में इमला और सुलेख लिखते थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक ऐसे निबंध आया लिखने के लिए, और निबंध हम हाई स्कूल के करीब आ चुके थे, मनशा राम जी हमारे टीचर थे। तो एक निबंध में आया था कि दिवाली में पटाखे, इसके ऊपर लिखोगे, दिवाली में पटाखों के दुष्प्रभाव। और एक लड़के ने खूब लिखा और उन्होंने कहा क्या लिखते हो यार, ये सर के स्टेटमेंट थे। एक सर के मुंह से यार शब्द मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और मैं झांक के देखने गया तो मैंने जो देखा तो देखा कितना गंदा लिखा हुआ है, तो हैंड राइटिंग बहुत गंदी, इससे अच्छी तो मेरी हैंड राइटिंग है। मुझे ऐसा एक फील आया। तो मैंने कहा गुरुजी इससे अच्छी तो मेरी हैंड राइटिंग है।
बोले मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, थॉट की बात कर रहा हूँ, विचार की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आपके विचार भारी हैं तो आपकी लिखावट यानी राइटिंग, हैंड राइटिंग सेकेंडरी हो जाती है। और वो बात मुझे क्लिक कर गई, यार मुझे लिखना है, मुझे अपने विचार लिखना है। तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक कुछ ऐसा बहुत अच्छा नहीं लिखा है मैंने, बस कोशिश में लगा। सर, कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे। आप जो आपने खुद बीएनए में वर्कशॉप किया, बीएनए के जो स्टूडेंट है या जो ड्रामा स्कूल के स्टूडेंट है, फिल्म स्कूल के स्टूडेंट है, इनको आप एक संदेश अगर दें। मेरा यही संदेश है सुचित्रा जी के बड़े अनमोल पल होते हैं यार, जी लो जी भर के इसको। और संदेश यही है कि खाली बर्तन होकर जाओ, भर के मत जाओ। अगर आपने संस्था में किसी भी, चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, चाहे भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी हो, चाहे एफटीआई हो, कोई भी संस्था, उसमें एडमिशन के लिए आपने बड़ी तैयारी की है, बहुत मशक्कत की है और आप बहुत जूझ कर वहां पहुंचे हैं, तो प्लीज ये हावी मत होने देना कि मुझे सब आता है, वरना आप सीख नहीं पाओगे। जब आप खाली बर्तन तो गुरु आपके जो है वो भर देंगे आपको। बाहर भी निकल के फिर उन्हें खाली कर दो। हमेशा बर्तन खाली लेकर जाओ यार, कोई ना कुछ डालता ही रहेगा, भरा हुआ बर्तन भी काम करेंगे। तो मैं ये संदेश दूंगा, क्योंकि मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो बहुत भरे हुए हैं, तो प्लीज खाली करते रहो और खाली रहो, आनंद लो। ये जीवन के अनमोल पल है। आप जब किसी संस्था में होते हो, जब आप 24 घंटे यही काम कर रहे होते हो, आप अभिनय कर रहे होते हो, जी रहे होते हो, चारों तरफ वही माहौल है, अभिनय का ही माहौल है, तो प्लीज उसको जियो, जी भर के जियो। सर, आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री जितेंद्र कुमार जी एवं निदेशक भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी की ये जो संयुक्त पहल है रंग समागम, इसके बारे में आपका एक संदेश। देखिए, मैं श्री माननीय जितेंद्र कुमार जी और माननीय श्री रमेश गुप्ता जी का सबसे पहले तो तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको अभिनंदन है मेरा। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। और मैं एक बात मानता था, जो मैं कहता भी हूं, कि मैं थिएटर से फिल्म लाइन में आया ही इसीलिए था क्योंकि मुझे लगता था कि थिएटर बड़ा रुक गया है मेरे समय का। जब तक संस्था में था तब तक तो बड़ा मजा आता था, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग प्ले चूज किए जाते थे। पर जब आप किसी ग्रुप में जुड़ते हो तो उस ग्रुप में क्या होता है, जो उसका मुखिया है वो अपने हिसाब से प्ले चूज करता है, तो उनके हिसाब से रोल बनते थे, तो जो युवा कलाकार थे उनको नहीं मिल पाता। मैं अभी जो चीज समझ पाया रमेश गुप्ता जी और माननीय श्री जितेंद्र कुमार जी के माध्यम से, जब ये रंग समागम शुरू हुआ तो मुझे ये लगा कि बहुत ही अलग सोच है। आपने एक अलग आयाम दे दिया इसको, रंगमंच को। जैसे भंगम होता था, महोत्सव होते हैं, नाट्य महोत्सव, उनका कार्य होता था कि हम कुछ नई पब्लिक को इकट्ठा कर पाए, नए पब्लिक को हम आमंत्रित कर पाए। जो हमारे पुराने श्रोता दर्शकगण है वो तो आते ही हैं, पर नए लोगों को हम कैसे आमंत्रित करें ताकि रंगमंच को हम फैला सकें, प्रसार कर सकें। आज रंग समागम के माध्यम से आपने दो फायदे पहुंचाए हैं जनता तक। पहला, एक कि उन्हें भी रंगमंच को समझने का मौका मिलता है, जिसको समझने में हमें 2-3 साल लग गए थे, वो आदमी चुटकियों में समझ सकता है। और नंबर 2 कि आज अगर किसी बच्चे को, अपने माता पिता को यह बताना है कि रंगमंच क्या है, तो वो रंग समागम के माध्यम से बता सकता है कि देखो कौन लोग हैं ये और किस तरह काम करते। तो मैं बहुत ही रमेश गुप्ता जी को बहुत ही बधाई देता हूँ। और वो, मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, लेकिन वो वास्तव में जिस तरह, वो खुद अपने आप में एक मिसाल है, जिस तरह से उन्होंने, जो आज जिस पद पर वो बैठे, वहां जाकर आदमी अपने उन चीजों को भूल जाता है, वो समझता, उस चीजों को नहीं समझ पाता कि कैसे किसी चीज को आगे बढ़ाया जाए। पर उनका ये नई सोच है जो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी को नई तरफ लेकर जा रही है। और मैं हमेशा भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी को तो ऐसा माना हूं कि हमेशा एक्सपेरिमेंट में बिलीव करती है। यही वो संस्था है जो थिएटर से फिल्म को जोड़ती है, एफटीआई के वर्कशॉप कराती है, जो कोई और संस्था नहीं कराती। तो इसमें नया पहल जो रमेश गुप्ता जी ने किया बहुत अच्छा है। और मैं कहूंगा कि आप ऐसे भविष्य में भी नए नए प्रयोग करते रहिए, युवाओं को जोड़ते रहिए, है ना। जैसे लोग आपको हमेशा तहे दिल से आभार व्यक्त करते रहेंगे ऐसे ही। श्रीधर सर, आप हमारे बीच में आए, अपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतना मोटिवेट किया, अपनी रंग यात्रा हमारे साथ आपने शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया।